नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में एचएस प्री का जो आपका एग्जाम हुआ था 24 जुलाई 2022 को, तो उस दिन आपके दो पेपर हुए थे, एक सी सेट का, एक जीएस का। तो आज की क्लास के अंदर हम जीएस का पेपर जो रहेगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और टोटल इसके अंदर 100 क्वेश्चन है। और ये क्लास होने के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर जो आपके सी सेट का जो पेपर हुआ था उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो तो सीटी की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए मॉक टेस्ट उस एग्जाम की सक्सेस की होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से हमें यह पता लगता है कि हम किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में हमारे ज्यादा नंबर कटते हैं और किस सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो फाइनल एग्जाम हो वहां पर हमारे नंबर कटने के चांसेस जो हो बिल्कुल कम हो जाए। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको लगभग 550 प्लस एग्जाम के वहां पे आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। और उसके लिए आप OE10 अवर्स एजुकेशन का आपका OE10 जो कोड लगाओगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पर आपको मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर वहां से डाउनलोड करें। और आपको वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए, आप जाकर वहां पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। काफी अच्छे लेवल के टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो OE10 कोड आप लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इसके अंदर दिया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 4 स्टेटमेंट दी गई, चारों में से आपको बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहले देखो, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन एक वो घटना है जिसके अंदर आपके सतह के कण वाष्प में बदल जाते हैं, यानी इवेपोरेट हो जाते हैं, भाप में बदल जाते हैं। तो पहला ठीक है। उबलना यानी कि बॉयल होना। बॉयल होने से मतलब क्या है कि जो तरल के जो आपके पदार्थ है, यानी कि हम कह सकते हैं लिक्विड से आपका भाप के अंदर बदल जाना, ये आपका कौन सा? बॉइलिंग हो जाएगा, बिल्कुल। निक्षेपण। निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन, डिपोजिट हो जाना, यानी कि गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में बदलाव के बिना, यानी इसने क्या कर रखा है? निक्षेपण का आपका मतलब क्या है कि कोई भी आपकी गैस जो है, गैस से डायरेक्ट ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाना, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बिना लिक्विड स्टेट के अंदर आए हुए। टोटल स्टेट कितनी होती है आपकी? 3 ही होती है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। उसमें यह बोला निक्षेपण यानी डिपोजिशन आपका, जिसके अंदर आपका जो है गैसीय अवस्था जो है द्रव अवस्था में बदलाव के बिना सीधा ठोस के अंदर चेंज हो जाना, क्या ये आपकी निक्षेपण है? बिल्कुल है। तो थर्ड भी इसका ठीक है। पदार्थों की अवस्था को इसके तापमान में परिवर्तन द्वारा ही केवल बदला जा सकता है। देखिए, अगर कोई भी आपका मैटर जो है उसकी आपकी स्टेट जो है, यानी अवस्था का मतलब स्टेट आपकी जो है चेंज किसके द्वारा हो सकती है? उसके टेम्परेचर में भी चेंज करना पड़ता है और प्रेशर के अंदर भी उसके अंदर चेंज करना पड़ता है। अकेले टेम्परेचर से उसके अंदर हम नहीं बदल सकते। तो कौन सा चौथा गलत हुआ? तो कौन सा सही है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो सही रहेगा पहले क्वेश्चन का। सेकंड आपको सही मैच करना है कौन सा किसके साथ। सबसे पहले बात, ठोस सोडियम क्लोराइड से कैम्फर को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? तो देखिए, ठोस सोडियम क्लोराइड से कैम्फर को, कैम्फर आपका किसको बोला जाता है? कपूर को बोला जाता है। और आपने कपूर की गोलियां जो देखी होगी उसके अंदर क्या होता है कि जो अगर हम उसको हवा के अंदर अगर नॉर्मली छोड़ दें तो वो आपकी सीधी डायरेक्ट उस कपूर की गोली से लेकर डायरेक्ट एवोपरेट हो जाती है, गायब हो जाती है, लिक्विड के अंदर आपकी चेंज नहीं होती। तो इसके लिए क्या होता है, जो ठोस सोडियम क्लोराइड से कैम्फर को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऊर्ध्वपातन का यूज किया जाता है, यानी सब्लिमेशन का इसके अंदर यूज किया जाता है। ऊर्ध्वपातन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर ठोस से सीधा गैस के अंदर बदल जाना, ठोस से डायरेक्ट किसके अंदर? गैस के अंदर बदल जाना, वो आपका ऊर्ध्वपातन जो है मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुष्प की पंखुड़ियों के अर्क से विभिन्न रंग द्रव्य, तो रंग से अलग करने के लिए किसका? क्रोमेटोग्राफी आपकी जो है वो रंग को अलग करने से आपकी जुड़ी हुई हो जाएगी। ठीक है। आगे, एसीटोन से जल मिश्रण और क्रीम से मक्खन। देखो, क्रीम से मक्खन निकालने की जो विधि है ना उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रणी, यानी कि जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। और एसीटोन से जल अलग करने की आसवन विधि आपकी हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्न परामर्शी विषयों पर विचार करना है। ये आपको इसके अंदर मैच करना है कौन सा किसके साथ होएगा, देख लेना। इसका पहले का इसके साथ हो जाएगा और सेकंड का आपका पहले के साथ है। और तीसरा जो दिया गया 2001 के अंदर, गुजरात के अंदर गैस से जुड़े हुए कानून बनाए गए थे जो कि 2001 के इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और चौथे का आपका जो है वो चौथा हो जाएगा, गुजरात विधानसभा से जुड़ा हुआ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 के प्रायोजन हेतु संविधान 17th जो आपका संशोधन किया गया था 1992 के अंदर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? आपको पहली बात तो पता है कि आपका आर्टिकल 54 किसके बारे में दिया गया? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया गया आर्टिकल 54 के अंतर्गत। और 55 के अंदर क्या दिया गया? चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है।
आर्टिकल 52 आपका राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है ना, 52 और 54 आपकी राष्ट्रपति चुनाव और 55 आपकी चुनाव प्रक्रिया से। इसमें यह दिया गया कि आपका 70th संविधान संशोधन किया गया था जो कि 1992 के अंदर था। इसमें किसको यहां पर जोड़ा गया? अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर आपके भाग कौन लेते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के और विधानसभा के सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं आपके, ठीक है। लेकिन जब आपका 17वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसके बाद किसको और जोड़ा गया? आपके दिल्ली और पांडिचेरी को भी इसके अंदर जोड़ा गया। अगर आज हम वर्तमान की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा प्लस में दिल्ली और पांडिचेरी के आपके विधानमंडल के सदस्य इसके अंदर आपके भाग लेते हैं, ठीक है। तो दिल्ली और पांडिचेरी को इसके अंदर जोड़ा गया था, तो ए और सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, ए और सी यहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? लोक लेखा समिति जिसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोला जाता है, किसको? लोक लेखा समिति को। अब इसके अंदर कौन सा सही है? पहली बार लोक लेखा इसमें क्या है? आपके 10 से अधिक सदस्य नहीं होते और राज्यसभा से 7 से अधिक सदस्य नहीं होते। अगर हम देखें पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं? इसके अंदर टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति के अंदर, जिसके अंदर आपके 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। टोटल कितने हुए? ये 22 ही। तो इसका मतलब पहला आपका बिल्कुल गलत बना इसने, तो ये बोला कि 10 से अधिक नहीं हो सकते, लेकिन कितने होते हैं इसके अंदर? आपके 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और राज्यसभा के 7 ही होते हैं, ठीक है। कन्वेंशन के अनुसार विपक्ष का एक सदस्य इसके चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। यानी कि अगर आपसे ये पूछे लोकलेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो इसका आपका अध्यक्ष कौन होता है, इसका नेता कौन होता है, तो विपक्ष का आपका जो नेता है ना वो इसके अंदर होता है। तो बिल्कुल विपक्ष का एक सदस्य इसके चेयरमैन के रूप में कार्य करता है, ये आपका इसका ठीक हो जाएगा। बाकी दोनों भी इसके पढ़ लेना, दोनों ठीक है। तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? इसका बी, सी और डी, ये तीनों आपके ठीक हो जाएंगे। पहला इसके अंदर गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के एड होक न्यायाधीश की नियुक्ति। देखो एड होक न्यायाधीश क्या होता है? अगर न्यायालय के अंदर आपका कोई भी केस हो, वो काफी लंबे टाइम तक आपका पड़ा हो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? यानी लंबित कोई केस पड़ा है, लंबित मामले की सुनवाई के लिए या लंबित मामले को निपटाने के लिए एड होक न्यायाधीश की आपकी नियुक्ति की जाती है। और इसके बारे में यह पूछना है कि कौन सा कथन आपका सही है। सबसे पहली बात, न्यायालय के कोई भी सत्र को बुलाने या चालू करने के लिए यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम अपर्याप्त हो, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोरम उस समय अगर नहीं हो, तो एड होक न्यायाधीश को बुलाया जा सकता है, इसकी नियुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल है। सर्वोच्च न्यायालय के एड होक न्यायाधीश की नियुक्ति के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित विचार विमर्श, बिल्कुल विचार विमर्श करना होता है। एड होक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति अनिवार्य नहीं है, इनकी अनिवार्य होती है राष्ट्रपति की इसके अंदर, और सारी शक्तियां जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं उसको, तो बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी, इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट देखो, विटामिन जो कि आपका एक हार्मोन और एक विजुअल पिगमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक ऐसा विटामिन जो कि आपका हार्मोन भी है और विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में आपका कार्य करता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका रेटिनोल जो है वो हो जाएगा रेटिनोल या रेटिनल, जिसको हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बना। अब देखो रेटिनोल आपका किसका नाम आपको पता है? विटामिन ए को आपको हम क्या बोलते हैं? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आपका रेटिनोल है। दूसरा, विटामिन ए जो है इससे किसकी कमी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता है रतौंधी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस आपका बोला जाता है रतौंधी को विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आपका रेटिनोल हो जाएगा। वहीं पे आपसे ये पूछे राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो है वो आपका किसका? तो विटामिन B2 जो उसका आपका साइंटिफिक नेम। थायमिन किसका है? तो विटामिन B1 का आपका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। यहां पर आपका कौन सा बनेगा? देखो विटामिन जो हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता है वो आपका बनेगा विटामिन ए। यहाँ पे विटामिन ए किसके अंदर सोल्यूबल है? वाटर है या आपका फैट सोल्यूबल है, यानी वसा में घुलनशील है या पानी में? ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करना। हमारे मानव शरीर में विद्यमान कार्बन की कुल प्रतिशतता कितनी होती है? तो मानव शरीर के अंदर अगर हम देखें तो आपको कई जगह पे आपको 20 से 22% के आसपास भी मिलेगा, लेकिन अगर हम देखें तो लगभग आपके 18.5% जो है वो आपकी कार्बन की मात्रा होती है मानव शरीर के अंदर। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। निःश्वसन के दौरान फेफड़ों से वायु तब निकलेगी जब फेफड़ों के भीतर का दबाव। निःश्वसन आपका कौन सा होता है? आपको एक बात पता है, निःश्वसन आपकी वो होती है जब हम सांस को छोड़ते हैं, जिसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सांस छोड़ते टाइम जब फेफड़ों से बाहर हवा कब निकलती है? जब फेफड़ों के अंदर का दबाव यानी कि अंदर का प्रेशर क्या होगा? देखो जब हवा आपकी जो फ्लो करती है तो आपकी किस तरह से? तो हाई प्रेशर से आपकी लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगी।
हाई प्रेशर से किसकी तरफ, लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगी। इसका मतलब जब फेफड़ों के भीतर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाएगा तभी वो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगी, है ना। तो वायु तभी तो बाहर फ्लो करेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर, कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ों से वायु तभी निकलेगी जब अंदर का दबाव जो वो बाहर के वायुमंडल के दबाव से अधिक हो, तब हम सांस को छोड़ सकते हैं। निम्न में से ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी, मीथेन गैस, बिल्कुल मीथेन गैस आपकी इसके अंदर होती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, जलवाष्प, जलवाष्प जो ये सोच रहे हैं कि जलवाष्प नहीं होता, जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैसेज के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें जलवाष्प यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर इनको बोला जाता है, वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर है ना अपने इन्वायरमेंट के अंदर घूमते होते हैं, और ये क्या होते हैं जब सूरज की लाइट आती है तो वो जो इन्वायरमेंट के अंदर क्या गर्मी उत्पन्न कर देते हैं, ये यानी हीट बना देते हैं ज्यादा, इसीलिए एक तरह की ग्रीन हाउस के अंदर आपकी गिने जाती है। देखो नाइट्रोजन है ना वो आपका ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। नाइट्रोजन की आपकी मात्रा लगभग 78% तो ऑलरेडी आपकी इन्वायरमेंट में होती है, तो अपना सेकंड इसके अंदर जो है वो नहीं होगा। तो कौन सा, पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पद्म पुरस्कार जो दिए गए 2022 के अंदर, तो पद्म पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं का उनके साथ मैच करना है 2022 के। देखो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात, देखो पद्म पुरस्कार आपके कौन कौन से दिए जाते हैं। आपको पता है भारत के अंदर जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहले नंबर पे जो आता है वो भारत रत्न होगा, दूसरे नंबर पे जो आता है वो पद्म विभूषण हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पे पद्म विभूषण, यानी आपसे ये पूछे दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण हो जाएगा, और चौथे नंबर का आपका जो अवार्ड होता है वो पद्म श्री जो है वो चौथे नंबर का अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बने आपके चार। अभी हाल ही में 2022 के अंदर जो दिए गए, जिनमें हम देखें पद्म विभूषण पुरस्कार कितने दिए गए अभी हाल ही में, ये 4 दिए गए, चारों के चारों अच्छे से याद करने हैं। पद्म भूषण पुरस्कार ये कितनों को दिए गए, ये दिए गए 17 को, और पद्म श्री जो ये दिए गए 107 लोगों को ये पुरस्कार आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो तीनों याद हो गए, पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 को, और पद्म श्री 107 लोगों को। अब इसमें पद्म विभूषण हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये 4 इंपॉर्टेंट है, 17 और ये तो आप पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप एक बार इनको देख लेना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप आवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, तो वहां पर आप जाने के बाद इनकी पीडीएफ लेकर इनको पढ़ सकते हैं। अब देखो पद्म विभूषण पुरस्कार किस किस को दिया गया। सबसे पहली बात, एक पर्सन जो है वो है प्रभा अत्रे को जो है पुरस्कार दिया गया पद्म विभूषण, और इनको किस फील्ड के लिए दिया गया, आर्ट फील्ड के लिए इनको दिया गया। कहां की रहने वाली, महाराष्ट्र की रहने वाली प्रभा अत्रे। नेक्स्ट सेकंड नंबर, सेकंड है कि आपका राधेश्याम खेमका, इनको दिया गया आपका पद्म विभूषण, और इनको किस फील्ड के लिए दिया गया, इनको साहित्य व शिक्षा के लिए यानी कि लिटरेचर व एजुकेशन के लिए आपका दिया गया राधेश्याम खेमका को। कहां के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तीसरे नंबर पे जनरल विपिन रावत जो पहले सीडीएस जो रहे थे, अभी हाल ही में इनकी जो मृत्यु हुई थी जनरल विपिन रावत, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी पत्नी की भी इनके साथ डेथ हुई थी। जनरल विपिन रावत इनको दिया गया किसके लिए, क्योंकि ये सीडीएस थे सिविल सर्विसेज के लिए, इनको दिया गया पद्म विभूषण। कहां के, उत्तराखंड के रहने वाले। और चौथे नंबर के जो आपके रहेंगे कल्याण सिंह जो है, कल्याण सिंह इनको दिया गया, और किसके लिए दिया गया, इनको पब्लिक अफेयर के लिए इनको दिया गया, पब्लिक अफेयर के लिए। और कहां के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। देखो प्रभा अत्रे महाराष्ट्र की आर्ट के लिए, राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा जो एजुकेशन और लिटरेचर के लिए, उत्तर प्रदेश के विपिन रावत को सिविल सर्विसेज उत्तराखंड के, और कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर के लिए। ये हो गया। अब इनमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो लास्ट वाले जो 3 है ना, इनको दिया गया है मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब इनकी डेथ हो चुकी, इनको डेथ के बाद दिया गया, और प्रभा अत्रे को जीवित होते दिया गया, बाकी तीनों को मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। चारों में से तीनों को दिया गया है, ठीक है। और तीनों आप देख सकते हो यूपी, यूके और उत्तर प्रदेश, ये यहाँ के जो महाराष्ट्र के है वो अलग हो जाएगा। तो ये बनी यहाँ पे हमारी बात इसकी पद्म विभूषण की। अब देखो इसके अंदर प्रभा अत्रे जो देखा है, हमने अभी पढ़ा महाराष्ट्र से संबंध है, किससे संबंध हो जाएगा, आर्ट से, ठीक है। राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, और इनको मरणोपरांत दिया गया साहित्य और एजुकेशन से जुड़े हुए। वहीं पे अगर हम देखें देवेंद्र झाझड़िया के बारे में हमने पढ़ा था कब, जब हम बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक की, जब भी बात आती है तो देवेंद्र झाझड़िया जो है इनका संबंध कहां से है, पहली बात चूरू राजस्थान से इनका संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक जो हुए थे उसके अंदर इन्होंने भाला फेंक के अंदर सिल्वर मेडल जो है वो जीता था।
ठीक है, भाला फेंक जेवलिन थ्रो के अंदर। तो देवेंद्र झाझड़िया किससे संबंधित है? देखो खेल कूद से है, और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया देवेंद्र झाझड़िया को। ठीक है, तो बाकी आप मैच कर लेना इसका किसके साथ हो जाएगा। और आगे हम देखें, देखो पहले का आपका 5वें के साथ है, सेकंड का आपका किसके साथ? साहित्य एवं शिक्षा के साथ हो जाएगा, और तीसरा आपका पहले के साथ हो जाएगा यानी व्यापार और उद्योग के लिए। संजय राजाराम, इनको मरणोपरांत दिया गया, और इनको किसके लिए दिया गया? विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए इसके ऊपर हमने ज्यादा टाइम लगाया है। नेक्स्ट देखो, सूची का मिलान करना है। सबसे पहले हमें यह पता है मातंगिनी हाजरा, मातंगिनी हाजरा के बारे में ध्यान रखना है। इनको किस नाम से जाना जाता? ओल्ड गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। मातंगिनी हाजरा को ओल्ड गांधी के नाम से, लक्ष्मण नायक को मलकानगिरी के गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? सीमांत गांधी, कमेंट करना सीमांत गांधी किसको बोलते हैं। देखो डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे, ये आपका इसके साथ हो जाएगा, और सच्चिदानंद हीरानंद, ये आपके हिंदी साहित्यकार से संबंधित। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उल्लेखनीय चेहरा तात्या टोपे। तात्या टोपे पहली बात ये कहाँ के संबंधित है? महाराष्ट्र के नासिक के योला के रहने वाले ये थे, तो पहला ठीक है, ये थर्ड ठीक है इसका। वास्तविक नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग जो है राव था, बिल्कुल ये ठीक है। इनका असली नाम ये था। विट्ठू मेवे नाना साहब और मरणोपरांत तांबे के संपर्क में आए। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, और उनके साथ तात्या टोपे भी थे, और उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। ऑप्शन नंबर डी, चारों के चारों इसके अंदर आपके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन यहां पर आपके सामने दिया गया। भारत को टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर के रूप में प्रस्थापित करने हेतु भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा 4 साल की, देखो इनका मैं सीधा बता देता हूं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, और इसका पहला गलत है, बाकी तीनों ठीक है। पढ़ लेना इनको पॉज करके। आयरन और की स्मेल्टिंग हेतु मैग्नीज एक प्रमुख कच्चा माल है, और फेरोलेज के उत्पादन में प्रमुख यूज किया जाता है। देखो मैग्नीज एक रासायनिक उत्पादक है, और अगर इसकी बात करें तो ये प्रकृति के अंदर शुद्ध रूप में नहीं मिलता मैग्नीज, ये किसी के साथ मिश्रण के साथ मिलता है। और अगर हम देखें तो ये आयरन जो है इसका मेन कंपोनेंट होता है, जिसके साथ ये मिलने के बाद हमें मिलता है। ठीक है, तो पहला ठीक है। मैग्नीज डिपोजिट प्राय सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं धारवाड़ सिस्टम के अंदर, तो इसका आपका कौन सा? ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये सेकंड और पहला ये एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, ये दोनों अपनी अपनी अलग अलग बातें बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी आपकी कहाँ की है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो पहला आपका गलत हो गया। तो पहला गलत, तो ये भी गलत और ये भी गलत। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचे है एवं अविरत नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा इसका कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचे है, तो यहां पर पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट है, यानी कि उल्टा दिया रखा है, ये भी गलत है। और आगे दोनों ठीक है, देख लेना इसका ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में घटित आपदा के बारे में कौन सा कथन सही है? फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली के अंदर एक आपदा जो हुई थी, उसका जो रीजन बना था वो बना था हिमस्खलन। हिमस्खलन की वजह से बड़े बड़े पहाड़ टूटकर नदी के अंदर आके गिरे थे। धौलीगंगा, ऋषिगंगा और अलकनंदा, इनके अंदर फिर पानी का लेवल बढ़ा और यहाँ पर बाढ़ आई थी, ये ठीक है। ग्लेशियर के टूटने से नहीं हुआ, ये गलत है। और यहाँ पर दो जो है वो आपके हाइडल प्रोजेक्ट, उनको वो ज्यादा नुकसान हुआ था, तो ये आपके ऋषिगंगा और तपोवन विष्णुगढ़, ये भी आपका ठीक है। तो कौन सा? केवल दूसरा और तीसरा इसके अंदर सही हो जाएगा। सिक्किम हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जाफरान की खेती के लिए। देखो जाफरान की खेती मतलब कि आपकी केसर की खेती, और केसर की खेती सिक्किम में ना होकर आपकी कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपकी कौन सी सिक्किम की खेती जो है वो आपकी की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला आपका गलत हो गया, सिक्किम के अंदर नहीं होगा। हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव को करेवा कहते हैं, तो बिल्कुल करेवा इसी को आपका बोला जाता है। देखो एक सेकेंड, तो करेवा आपका इसी को बोला जाता है। और अगर हम देखें कहां गया करेवा, करेवा आपसे ये पूछ सकता है करेवा की मिट्टी जो है किसके लिए यूज होती है, तो ये केसर के उत्पादन के लिए, केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी का यूज किया जाता है। पहला है सत्य है, सेकंड आपका सत्य है। तरंगों के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है, तो तरंगों के अकॉर्डिंग अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है, तो इसका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड वृत्ताकार नहीं होती है, तो वृत्ताकार होती है। और अपेक्षाकृत ढाल वाली नहीं होती, ढाल वाली होती है। और तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु को शिखर और यानी
तरंग मतलब की वेवलेंथ, और वेवलेंथ की अगर हम देखें इस तरह से होती है, तो ये जो आपकी ऊपर का जो टॉप उच्चतम बिंदु होता है उसको शिखर या क्रस्ट बोलते हैं, और इसको आपका गर्त या ट्रप बोलते हैं। तो ये भी ठीक है, पहला और चौथा दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोपेन की स्कीम के अनुसार भारत में जलवायु का मिलान करना है, तो कौन सा किसके साथ? सबसे पहले BWHW, ये आपका गर्म जगह के लिए हो जाएगा, राजस्थान के साथ। पहले का थर्ड हो जाएगा, पहले का सी है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। DFC, तो DFC आपका किसके लिए हो जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए। सेकंड का आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड का आपका कौन सा? बी हो जाएगा, और फोर्थ का आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। नेक्स्ट आपको मैच करना है, देखो आपके सामने दिया गया है, ये आपकी चित्रकला मातानी पचेड़ी कहाँ की हो जाएगी? आपकी गुजरात की मातानी पचेड़ी हो जाएगी, पहले की सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए बना इसका राइट आंसर। सांझी, सांझी अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर भी आपकी काफी फेमस है, लेकिन हरियाणा के साथ लगती हुई उत्तर प्रदेश में भी आपकी फेमस हो जाएगी। फाड़ जो है ये कहाँ की? राजस्थान की, और शोर कला कहाँ की? ओडिशा की हो जाएगी। बाकी जो पीडीएफ के बारे में देखो, पीडीएफ है इसकी जो आपका जीएस का पेपर है, इसकी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दी गई, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। और सी सेट की भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, दोनों की दोनों बाई लैंग्वेज आपको दी गई है, दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। किस्म का किस्म के साथ यहाँ पर मिलान करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे शबनम जो वो किसकी किस्म हो जाएगी? एक मलमल। मशरू जो है वो आपकी सूती। धाबला जो है वो एक तरह का एक शोल होता है, ऊनी शोल जो है वो होता है, और छींट जो है ये आपका सूती हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे कौन सा दिया गया? भारत इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में? डायरेक्ट इसका उत्तर देख लो, सी बनेगा, बाकी इसको पढ़ लेना, कौन सी घटना पहले घटी थी कौन सी बाद के अंदर। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ के दौरान निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि आपका 1931 के अंदर हुआ था। रोलट एक्ट जो कि मार्च 1919 के अंदर हुआ था। दांडी मार्च आपका कब हुआ था? 1930, मार्च 1930 के अंदर हुआ था। और वहीं पे जतिन दास की मृत्यु, ये इन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल की थी, उसके बाद सितंबर 1929 के अंदर डेथ हो जाती है जतिन दास की। तो इसका मतलब पहले नंबर पे तीसरा आएगा, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बना। उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का आपका अर्थ क्या है? तो बलि शब्द का अर्थ हो जाएगा कर, एक तरह का टैक्स हुआ करता था बलि, उसको आपका बोला जाता था। प्राचीन भारत में अष्टपाद किसको निर्दिष्ट करता है? तो अष्टपाद एक तरह का आपका शतरंज का खेल होता था, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर। अष्टपाद एक शतरंज का खेल। यीस्ट के बारे में आपको बताना है, निम्न कथनों पर विचार करना है। यीस्ट एक फंजाई है, इसका ये आपका बना सकता है, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। पहले इसके चारों ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यीस्ट एक फंजाई है। देखो आपसे ये पूछ ले कि फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं? फंगस की स्टडी ऑफ फंगस बोल लो, या फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उसको आपका माइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी बोला जाता है फंगस की स्टडी को। नेक्स्ट एनडीआरआई के बारे में दिया गया कि एनडीआरआई के संदर्भ में आपको 3 कथन दिए गए, तीनों में से कौन सा सही है? सबसे पहली बात, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1923 के अंदर बेंगलोर में होती है, बिल्कुल ठीक है। और इसका नाम रखा गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। उसके बाद 1936 में इसका नाम बदला गया इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट, और 1955 में करनाल में इसका नाम जब वो एनडीआरआई कर दिया गया। तो तीनों के तीनों आपके ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर। और 1927 के अंदर महात्मा गांधी और जो मदन मोहन मालवीय जो है वो भी यहाँ पर आए थे एनडीआरआई के अंदर। हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में निम्न पर विचार करना है, कौन सा सही है? भिंडावास आपको पता है झज्जर के अंदर है, भिंडावास खप्परवास। छिलछिला कुरुक्षेत्र के अंदर है, हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर है। और ये किसके लिए फेमस हो जाएगा? आपका कृष्ण मृग जो आपका ब्लैक बग जो है हरियाणा का राजकीय पशु। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? पंचकुला के अंदर हो जाएगा। तो कौन सा? पहले 3 ठीक है, चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर ए। स्कीम दी गई है कि भारत सरकार के द्वारा कुछ एक स्कीम चलाई गई, कौन सा किसके साथ मैच होगा? सबसे पहले फेम इंडिया स्कीम। देखो पर्यावरण का मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट से जुड़ा फेम इंडिया स्कीम आपकी ठीक है बिल्कुल। पीएम विकास पहल स्कीम उत्तर पूर्व के गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। निष्ठा जो है वो आपकी स्कूल के प्रधान शिक्षकों को प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल है। और प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना जो है वो विद्युतीकरण से आपकी जुड़ी हुई है। तो चारों की चारों आपको ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसके अंदर देखो यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा? तो इसके बारे में देख लेना। आईपी की जो आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2016 के अंदर हुई, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड भी आपका ठीक है, तीसरा गलत है, फोर्थ ठीक है। ठीक है, बस एक तीसरा गलत है, बाकी इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट इनमें से कौन सा गलत है? अब देखो गलत दिया गया तो इसके अंदर कौन कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एक संवैधानिक निकाय, देखो ये आपका ठीक है, ये आपका ठीक है, ये 2 ठीक है आपके, और ये 2 आपके गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जो
क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मैं डायरेक्ट आंसर बताएंगे इसका। नेक्स्ट देखो 33 का यहाँ पे कौन सा बनेगा, इसका डी ऑप्शन बनेगा, इसको पढ़ लेना, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया जो कि हरित पादपों के उनके भोजन का सिंथेसाइज करने में मदद करती है। घटनाओं की सोपानीपात और केमिकल अभिक्रियाएं एक अनुक्रम में होती है। यानी फोटोसिंथेसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण आपका बोला जाता है, और इसके अंदर जो प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर बताया गया कि कौन सी नहीं होती। तो इसका आपका सी बनेगा। कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड ये इसके अंदर नहीं होता। एक कपल को संदेह है कि उसके नवजात शिशु की हॉस्पिटल के अंदर अदला बदली की गई है। इस विवाद को सुलझाने के लिए रक्त का वर्गीकरण करना चाहा। पुरुष का रक्त समूह ए है और औरत का बी है। तो जो जैविक शिशु होगा उसका रक्त समूह क्या हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पे हम जो कह सकते हैं ब्लड के क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, और इसके अंदर अगर सीधा याद रख लेना, अगर एक का ब्लड ग्रुप आपका ए है, एक का यहाँ पर बी है, तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी हो सकता है, बी बी ओ बी और ए बी, चारों यहाँ पर ब्लड ग्रुप इसके अंदर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है वो राइट आंसर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर अगर हम लॉजिकली देखें तो यहाँ पे देखो नवजात शिशु की अदला बदली होगी। अब हॉस्पिटल में वो पता कैसे करेंगे, ये देखो ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी बी ओ बी ए बी। अब ब्लड ग्रुप तो इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता, तो वो अगर हॉस्पिटल में किसी भी बच्चे को ढूंढेंगे तो इनमें से एक आध देगा, तो यहाँ पे मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी, बस ठीक है देख लेना। अगर ए है और बी है तो इसका मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप कोई सा भी इसके अंदर हो सकता है। नाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया जिसके अंदर देखो नाइट्रिफिकेशन एक जो प्रक्रिया नाइट्रीकरण, उसके अंदर क्या होता है, अमोनिया का ऑक्सीकरण किया जाता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट के अंदर बदला जाता है। पहला गलत है, सेकंड गलत है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपका कौन सा तीसरा, तीनों ठीक हो जाएंगे। तो तीसरा चौथा पांचवा ऑप्शन नंबर सी। लाइकेन के बारे में आपको बताना है, लाइकेन के कथनों पर विचार करना है। देखो लाइकेन के बारे में अगर हम देखें, लाइकेन तो लाइकेन जो है वो आपका किससे मिलकर बनता है, तो ये कवक प्लस शैवाल से मिलकर बनता है, कवक प्लस शैवाल से मिलकर बनता है। इसका मतलब ना तो ये अकेला शैवाल है ना ये अकेला कवक है, ठीक है। तो इसका आपका दूसरा और चौथा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका आपका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ एक चीज और, लाइकेन आपका क्या बनाता है, तो जो हमारा लिटमस पेपर जो होता है ना, लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर जो है वो बनाता है लाइकेन, यानी कि लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। और ओरिजिनली जो अभी हाल ही में पुलिस के जो पेपर हुए थे कांस्टेबल के, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था लिटमस पेपर जो इसका आपका ओरिजिनल कलर कौन सा होता है, तो ये पर्पल कलर का आपका जो है वो होता है लिटमस पेपर। नीचे के परिवर्तन में कुछ प्रक्रम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो भौतिक का मतलब आपका फिजिकल और रासायनिक का मतलब आपका केमिकल। देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अंदर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इनको। फिजिकल का मतलब ये है कि जो आपका प्रोसेस होगा उसको हम रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई प्रोसेस हम करते हैं तो उसके अंदर वापस हम उसी स्टेज के अंदर हम आ सकते हैं उस चीज के अंदर। लेकिन केमिकल के अंदर क्या आपका एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर बनकर आता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो अगर जल का वाष्पीकरण कर दिया, यानी जल को हमने भाप के अंदर बदल दिया, तो क्या उससे वापस पानी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। भाप जो उसको हम कंडेंस कर सकते हैं, तो ये आपकी एक तरह का भौतिक परिवर्तन। उसके बाद जल में चीनी का घुलना, अगर पानी के अंदर चीनी को घोल देते हैं तो क्या हम पानी को उबाल के जो पानी इसका सारा इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे चीनी बच जाएगी, तो ये भी एक तरह का भौतिक है। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना जो है आपका भौतिक भी है और केमिकल भी है, ये दोनों आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका सिर्फ वही इसका राइट आंसर बनेगा और ये आपका एक केमिकल हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, नहीं है बताने इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना है। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता। तो इसके अंदर देखो अगर जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का आपका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 और .2H2O। ये जिप्सम, अगर जिप्सम को गर्म किया जाता है तो इसमें से डेड मोलिक्यूल्स है वो पानी के यहाँ से एवोपरेट हो जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है .12H2O, और ये आपका क्या बनेगा, ये POP जो है वो बनेगा। यानी पहले 2 मोलिक्यूल थे आपके पानी के, अभी आपका आधा बचा तो डेड यहाँ पर उड़ गया, तो आपका बनेगा POP। तो बिल्कुल ठीक है पहला। उसके बाद आपके क्या हो जाएगा इसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट जो बेकिंग पाउडर का एक घटक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा, तो आपका देखो इसके अंदर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बी और डी जो है ये दोनों आपके सही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है और लास्ट वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। इनको पढ़ लेना। साबुन की सफाई क्रिया के संदर्भ में निम्न में से सही कथन चुनिए, तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा, इसका आपका बी और सी जो है ये 2 सही हो जाएंगे, बाकी दोनों इसके अंदर गलत हो जाएंगे।
लेटराइट मृदा के संदर्भ में आपको निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो लेटराइट मृदा जो होती है ना, सबसे पहली बात किसके उत्पादन में काम आती है? ये आपकी चाय और कहवा जो होते हैं उसके उत्पादन के समय आपकी काम आती है। तो ये हुआ। उसके बाद यह उच्च तापमान और न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदाएं विकसित होती है। तो जो लेटराइट मृदा होती है ना, वो कहाँ पे, जहां पर आपका हाई टेम्परेचर होती है और हाई रेनफॉल होता है, वहां पे ये मृदाएं विकसित होती है। तो पहला इसके अंदर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, ये मृदाएं ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम से भरपूर होती है। लेटराइट मृदा को हम क्या लाल मृदा के नाम से भी जानते हैं, और लगभग हम कह सकते हैं इसके अंदर आयरन के जो है वो ज्यादा इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये आपका ये सेकंड भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा दो ही ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सूची का इसके साथ मैच करना है, कौन सा किसके साथ हो जाएगा? सबसे पहले बेजल कन्वेंशन जो है ये आपका थर्ड के साथ है, और रोटरडम कन्वेंशन जो है ये आपका किसके साथ हो जाएगा? ये किसके, इसके साथ है ना, ये इसके साथ, सेकंड वाला थर्ड के साथ। और मीना माटा, देखो मीना माटा की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस के अंदर, मीना माटा रोग, मीना माटा रोग किसकी वजह से होता है? तो मीना माटा रोग जो है ना वो किसकी वजह से? तो मरकरी की वजह से, पारे की वजह से होता है। तो ये आपका इसके साथ, और ये बचा हुआ जो है ये इसके साथ, ठीक है। यानी कि जो मीना माटा रोग होता है, अगर समुद्र के अंदर जो मछलियां होती है उनके अंदर थोड़ी बहुत जो मरकरी या पारा पाया जाता है, अगर वो कोई खा लेता है उनके अंदर मीना माटा रोग जो है वो हो जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की भाषाओं को 5 परिवारों के अंदर वर्गीकृत किया गया। तो उनको मैच करना है। अगर द्रविड़ की बात करें तो जब भी हम कोई भी मंदिर के बारे में बात करते हैं, मंदिर की शैली पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि आपके साउथ के जो मंदिर है, साउथ के तंजावुर के अंदर बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किस शैली के अंदर बना हुआ है? तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हरियाणा के, भारत के जो साउथ के अंदर जो मंदिर है वो लगभग आपके द्रविड़ शैली के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे द्रविड़ से जुड़ा हुआ आपका कौन सा हो जाएगा? साउथ से जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो साउथ से जुड़े हुए कौन कौन से इसके अंदर? तो आपके देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यही तो बनेंगे ना, तीनों के तीनों आपके साउथ के। उसके बाद इंडो यूरोपियन जो यहाँ पर दे रखे हैं, तो इंडो यूरोपियन आपके थर्ड हो जाएगा। और ऑस्ट्रो एशियाटिक आपका सी का कौन सा हो जाएगा? तो इसका आपका फोर्थ। और तिब्बतो बर्मन ये आपका कहाँ पे? तो आपका ईस्ट साइड की ये हो जाएंगे, तिब्बत बर्मन वाला। बाकी अगर सेकंड का हमें पता है कौन सा सेकंड का फर्स्ट है, तो सेकंड का फर्स्ट आपका सिर्फ एक ही के अंदर दिया गया। इस अकॉर्डिंग भी हम इसका राइट आंसर दे सकते थे। फसल के उत्पादन के अकॉर्डिंग सबसे टॉप के अकॉर्डिंग कौन कौन सा है? सबसे पहली बात है ज्वार जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे होती है? तो ज्वार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर आपकी ज्वार जो है वो होती है। तो कौन सा हो जाएगा? पहले का सेकंड आपका किसके अंदर है? इसके अंदर दिया गया। बाजरा जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो बाजरा जो है वो आपका कहां पे? राजस्थान के अंदर हो जाएगा। लगभग 85% का बाजरा ओवरऑल बात करें तो राजस्थान के अंदर आपका किया जाता है। वहीं पे हमने राजस्थान से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी किया था, जब शेरशाह सूरी ने जब मारवाड़ पर आक्रमण किया था तब उसने क्या बोला था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे की वजह से मैं पूरा हिंदुस्तान खो देता। इसका मतलब बाजरे का संबंध राजस्थान से। चावल पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा चावल, और चना जो है वो मध्य प्रदेश से हो जाएगा। तो ये मैच हो जाएगा। जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि भारत के राज्यों का सही क्रम। सबसे ज्यादा आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जनसंख्या लगभग हम कह सकते हैं 20 करोड़ के आसपास अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। पाकिस्तान के बराबर तो अपने अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा? तो तीसरे नंबर पे बिहार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चौथे पर पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद आपका मध्य प्रदेश जो है वो 5वें नंबर पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये 5 वो आपके स्टेट है जहां पर आपकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वहीं पे अगर यूटी के अंदर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ ले कि सबसे ज्यादा कहां पर है, तो बिल्कुल आप सभी बता सकते हो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर है, और सबसे कम आपसे पूछ ले तो आपको पता है लक्षद्वीप के अंदर सबसे कम है। एरिया वाइज भी लक्षद्वीप कम है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी सबसे कम है, ठीक है। आगे नेशनल पार्क का मिलान करना है, कौन सा कहां पर हो जाएगा? तो आपको पहली बात तो नाम दफा हमने पढ़ा था स्टैटिक जीके की क्लास के अंदर। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। थर्ड का आपका बनेगा फोर्थ सिर्फ एक ही के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर बनेगा। बाकी अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले का थर्ड हो जाएगा मेघालय के अंदर। महावीर जो आपकी ये वनस्थली है ये कहां पर हो जाएगी? ये आपकी तेलंगाना के अंदर। और नामेरी जो ये कहां पे? असम के अंदर हो जाएगा। बाकी तेलंगाना की अगर हम देखें तो तेलंगाना की स्थापना आपकी कब होती है? तो तेलंगाना को 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। तेलंगाना की राजधानी इसकी हैदराबाद है। नेशनल पार्क अभी लेटेस्ट के अंदर सबसे न्यूएस्ट यानी नवीनतम नेशनल पार्क आपका कौन सा हो जाएगा? नवीनतम नेशनल पार्क वो है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहां पर है? असम के अंदर। सबसे नवीनतम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हो।
नेक्स्ट देखो, चंद्रयान 2 के बारे में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहली बात, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान का जो लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, बिल्कुल ठीक है पहला। और स्पेस क्राफ्ट में ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर सम्मिलित थे। देखो अगर हम देखें सबसे पहली बात कहां से, श्रीहरिकोटा जो ये आपका कहां पे, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और यहीं पे आपका कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन जो आपका स्पेस सेंटर वो कहां पर है, इसी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएगा। चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था, इसके अंदर जो आपका लैंडर जो था, एक तो लैंडर यहां पर दिया गया है, एक आपका रोवर दिया गया है, ठीक है। तो जो आपका लैंडर जो था ना, उसका नाम रखा गया था विक्रम, ठीक है। और जो रोवर रखा गया था उसका नाम रखा गया था प्रज्ञान, ठीक है। ये हुआ। ऑर्बिटर, चंद्रमा की प्रक्रिया ध्रुवीय कक्षा में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, दोनों के दोनों आपके ठीक हो जाएंगे। तो इसका आपका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बनेगा। निम्न में से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है? प्रिजर्वेटिव आपके वो होते हैं जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अंदर आपका डल्सिन भी एक प्रिजर्वेटिव है, सोडियम बेंजोएट भी है, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड जो है, और ये भी है। बाकी इसकी अगर ऑफिशियल आंसर की बात करें, उसके अंदर डल्सिन दिया गया था, लेकिन डल्सिन आपका एक प्रिजर्वेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर होना चाहिए। बायोगैस में मीथेन की बहुत अधिक मात्रा होती है। तो आपको पता है बायोगैस का मेन घटक आपका मीथेन होता है, CH4। और इसके अंदर क्या है, क्योंकि यह धुआं और अवशिष्ट निर्मुक्त नहीं करती, ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की ऊंची मात्रा होने से प्राकृतिक गैस की तुलना में जो बायोगैस निम्न ऊर्जा देती है। तो ये आपका दूसरा भी ठीक है। बाकी दोनों का एक दूसरे से ही अपनी अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा बनेगा, ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत में पंचवर्षीय योजना के निम्न में से, देखो पंचवर्षीय योजना जो भारत के अंदर शुरू की गई थी वो किसके तहत शुरू की गई थी? योजना आयोग के तहत इसकी शुरू की गई थी। योजना आयोग बनाया गया था, कब बनाया गया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग के अध्यक्ष थे PM उस समय के जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के तर्ज पर ही आपकी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करने से पहले आपकी कौन कौन सी अस्तित्व के अंदर थी? तो सर्वोदय प्लान था और बॉम्बे प्लान, ये पहले थे। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोवेव ओवन में आपको देखो आपके घर में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा, अगर हम घर की बात करें तो घर के अंदर आपकी कौन कौन सी लाइट आती है? तो आपकी एक तो AC होती है, एक DC होती है, ठीक है। AC आपका अल्टरनेट करंट होता है जो आपका इस तरह से फ्लो करता है, और डायरेक्ट करंट डायरेक्ट आपका जो है वो फ्लो करता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो DC आपका कहां पे यूज होता है? पहली बात है DC आपका वहां पे यूज होगा जहां पर बैटरी लगी होती है, बैटरी लगी होती है। इसका मतलब फोन आपका बैटरी लगी होती है, DC से हो जाएगा। और इसके अलावा लैपटॉप हो गया आपका, यानी कि इन्वर्टर हो गया, जिन जिन के अंदर हम बैटरी यूज करते हैं उसके अंदर DC यूज होता है, और AC आपका यूज हो जाएगा। बाकी माइक्रोवेव ओवन और टेलीविजन, क्या यहाँ पे बैटरी है? नहीं है, तो DC नहीं यूज होगा। रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन के अंदर AC यूज होता है। एयर कूलर एयर कंडीशनर के अंदर आपका ये होता है। सेकंड और थर्ड इसके अंदर ठीक है, और बाकी आपका जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से, यानी कि जो अगर एक मैग्नेट की बात करें तो आपको पता है एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो जो आपकी क्या कह सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जो वो नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो करता है, बिल्कुल ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की वह दिशा मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची में उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसको आप देख लेना, बाकी क्या बनेगा इसका। और बार मैग्नेट के भीतर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, बार मैग्नेट के अंदर भी आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तीसरा गलत है, बाकी चारों तीनों के तीनों आपके ठीक हो जाएंगे। 1, 2 और आपका 4 जो है ठीक, ऑप्शन नंबर ठीक। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देखो अगर मोटर की अगर हम बात करें जो घरों के अंदर टंकी के अंदर पानी चढ़ाने के काम आती है, तो उसके अंदर ये किसके अंदर जो हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और इसको मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। यांत्रिक माने मैकेनिकल, तो ठीक है। इलेक्ट्रिक को ये किसके अंदर? मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, बिल्कुल ठीक है। जनरेटर जो है वो यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में, जनरेटर जो उसके अंदर मैकेनिकल ऊर्जा, यानी कि जो आर्मेचर उसके अंदर घूमता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक के अंदर कन्वर्ट करता है। जनरेटर तो बिजली बनाने के काम आता है, तो बिल्कुल दोनों ठीक है। विद्युत मोटर और जनरेटर दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम मोटर की बात करें, एक तो मोटर एक आपका जनरेटर, तो मोटर जो है ना वो किसके अंदर? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के ऊपर काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम करता है। और जनरेटर जो फ्लेमिंग के आपके राइट हैंड रूल के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके अलग अलग सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो पहला और दूसरा दो ही ठीक है, तीसरा इसके अंदर गलत हो जाएगा।
ग्लासगो में कोप 26 में भारत में जलवायु परिवर्तन, देखो कोप 26 जो है जिसका आयोजन आपका नवंबर 2021 के अंदर किया गया, ग्लासगो के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ग्लासगो का मतलब आपका कहां पे पड़ेगा ये, तो ये आपका स्कॉटलैंड ब्रिटेन के अंदर हो जाएगा, यूके के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या रखा गया था, सबसे पहली बात इसमें दिया गया 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म कैपेसिटी, यहाँ पर 1000 का नहीं 500 गीगावाट का यहाँ पर टारगेट रखा गया। 2030 तक ऊर्जा में 50% नवीनकरण, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये जो रखा गया था ना नेट जीरो उत्सर्जन, ये 2070 तक का टारगेट था। तो पहला और पांचवा इसके अंदर गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ठीक। भारत की $400 बिलियन की निर्यात वृद्धि में टॉप तीन कौन कौन सी, एक इंजीनियरिंग है, एक पेट्रोलियम है, एक आपकी जेम्स और ज्वेलरी, ये तीनों आपकी 400 बिलियन की निर्यात वृद्धि के अंदर ये हो जाएगी। द नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, एक स्कीम शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा, जिसके अंदर क्या किया गया, जो नवयुवक जो है उनको ज्ञान और कौशल जो है वो दिया जाता है। और इसके अंदर पहली बात ये 6 महीने का नहीं, 1 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। प्रशिक्षुओं को संस्थानों के द्वारा उनके कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दिया जाता है, और अप्रेंटिस के दौरान उनको जो मतलब सीख रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको स्टाइफंड दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता, दिया जाता है। ये गलत, केवल 2 इसके अंदर सही हो जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है कौन सा सही है, तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेना, इसका डायरेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 ठीक है, चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखो डिफलिम्प्स 2022 के जो आपके गेम्स हुए थे, इसके अंदर यहां पर दिया गया है। पहली बात ये कहां पर हुए गेम, तो आपके 2 सुल ब्राजील के अंदर आयोजित किया गया था, बिल्कुल ठीक है, डिफ्लिक्स जो आपके गेम हुए थे। दूसरी बात 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, बिल्कुल नहीं, 1 मई से लेकर 15 मई तक इनका आयोजन हुआ था। भारतीय एथलीटों ने कुल 16 पदक जीते थे, तो बिल्कुल भारतीय एथलीटों ने टोटल इसके अंदर 16 पदक जीते थे, जिसके अंदर आपके 8 तो गोल्ड मेडल थे और 1 आपका सिल्वर और 1 आपके 7 जो है वो इसके अंदर ब्रोंज मेडल, टोटल कितने हुए 16, ठीक है। और सुमित दैया ने कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, सारे ठीक है, सिर्फ सेकंड इसके अंदर गलत है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत एंगेजमेंट मैट्रिक्स, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो आपकी शुरुआत की गई है 31 अक्टूबर 2015, 31 अक्टूबर 2015। 31 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाते हैं, यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद के अंदर। तो यहाँ पर देखो कौन सी गलत है, गुजरात, छत्तीसगढ़ बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा भी, गोवा यहाँ पर किसके साथ हो जाएगा, गोवा झारखंड के साथ, चंडीगढ़ आपका दादर नगर हवेली के साथ, पुदुचेरी आपका दमन दीव के साथ। अकेला इसके अंदर गलत है, वो है 3rd यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे यहाँ पे हरियाणा की अगर पूछ ले, अगर वैसे हरियाणा का भी पूछ सकता है, तो हरियाणा का किसके साथ मैट्रिक्स बनती है, तो हरियाणा की तेलंगाना के साथ। आप याद रख सकते हो हरियाणा के जो गवर्नर है वो कहां से है, तेलंगाना से संबंधित है। आपको रामसर स्थलों के साथ मैच करना है, कौन सा किसके साथ, रामसर साइट जो है, अगर रामसर साइट की बात करें तो अभी वर्तमान में रामसर साइट टोटल कितनी हो चुकी है, 54 जो है वो आपकी रामसर साइट हो चुकी है, जिनमें से अभी शायद 5 नई ऐड की गई ना, 5 न्यू ऐड की गई है। टेलीग्राम पे मैंने इसका शेयर किया था, जिसके अंदर दी गई है 5 कौन कौन से, जिनमें 3 तो आपकी तमिलनाडु की इसके अंदर ऐड की गई है। 2 फरवरी को आपको वेटलैंड डे मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। यहाँ पर देखो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका आपका कौन सा बनेगा, तो इसमें यूपी इसका जो है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नवाबगंज इसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट बी जो यहाँ पर रुद्र सागर झील जो दे रखी है त्रिपुरा के अंदर है। त्योकर झील परिसर ये आपका कहां पर है, तो ये त्योकर झील परिसर ये कहां पर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख के अंदर। वहां पे आपको भिंडावास आप सभी को पता है कहां पे, हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर आपकी कितनी रामसर साइट है, टोटल 2 ही रामसर साइट है, एक भिंडावास एक सुल्तानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अल्ट्रासाउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करता है, तो इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी व स्पीड बदलती है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है, जो आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ और उसके अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि दूसरे में वेव करती है तो अपरिवर्तित तो क्यों रहेगी, ये तो गलत हो गया। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी आपकी किससे जुड़ी हुई है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इकोकार्डियोग्राफी जो है वो कार्डियक का आ गया ना वर्ड, इसका मतलब कहां से, हार्ट से आपका जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो पहला और तीसरा 2 ही ठीक है, बाकी पहला और तीसरा 2 ही ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुएं, पहली बात तो ये कि अगर दूर की वस्तु की जब बात आ जाती है तो उसको कौन सा रोग होता है, जब दूर की वस्तु उसको साफ ना दिखाई दे, साफ ना दिखाई दे, इसका मतलब उसको कौन सा रोग है, निकट दृष्टि दोष है उसको,
ठीक है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की चीजें साफ दिखाई देगी तब उसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। दूर की वस्तु साफ ना दिखाई दे तब भी। और निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, इसको मायोपिया आपका बोला जाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर निकट की साफ ना दिखे, निकट की साफ ना दिखे तब उसको कौन सो दूर दृष्टि दोष जो है वो हो जाएगा। इसको क्या हाइपरमेट्रोपिया इसको जो है वो आपका बोला जाता है। ठीक है, ये बनी। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे, देखो एक व्यक्ति को दूर की वस्तु देखने में असमर्थ है तो उसको मायोपिया होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, तो ये पहला इसके अंदर गलत है। अब दूसरी बात, कौन सा लेंस यूज करते हैं हम, तो जब मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है ना तब उसमें अवतल लेंस हम लगाते हैं, कनकेव लेंस इसके अंदर लगाते हैं, तो पहला और तीसरा इसके अंदर ठीक हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा बनेगा, कौन स्पष्ट देखने में असमर्थ है, तो इसके अंदर क्या दिया गया, कौन सा सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा बनेगा, ये पहला तो आपका गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड आपका इसके अंदर सेकंड आपका हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, सेकंड भी। और फोर्थ आपका कन्वेक्स तो यूज ही नहीं करते ना, तो ये गलत। कौन सा, दूसरा और तीसरा इसके अंदर ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न अनुबंध उपबंधों में संविधान संशोधन में हेतु राज्यों के आदेश से कम नहीं के रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, इसका देख लेना। इसका जो राइट आंसर बनेगा पहला और दूसरा हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आपको यह पता है कि जो 7वीं अनुसूची के अंदर क्या दी गई है, आपकी सूचियां दी गई है। इसके अंदर राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। आर्टिकल 54 आपका किससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव से, ये चुनाव की प्रक्रिया से आपका जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने से पहले रजवाड़ों के द्वारा की गई कुछ संधियों व समझौतों के उत्पन्न विवादों के न्यायालयों का हस्तक्षेप से रोकता है, तो इसका आपका कौन सा आर्टिकल 363 बनेगा। वहीं पे आर्टिकल 368 इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो 368 आर्टिकल जो है ना वो किससे जुड़ा हुआ है, संविधान संशोधन से आपका जुड़ा हुआ है, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ आर्टिकल 368। और ये प्रक्रिया हमने कहां से ली, तो इस प्रक्रिया को हमने जो अडेप्ट किया था वो किया था कहां से, साउथ अफ्रीका से, यानी कहां से, दक्षिण अफ्रीका से लिया था। संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका, यानी कि इसका तो बना ऑप्शन नंबर बी, लेकिन संविधान संशोधन आपसे पूछ ले आर्टिकल 368। अभी तक लगभग आपके 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संपत्ति का अधिकार पार्ट 3 से हटाए जाने के बाद किसमें शामिल कर लिया गया, संपत्ति के अधिकार की अगर हम देखें, आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है पहली बात किसके अंदर था, तो भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 31 के अंदर दिया गया था आपका संपत्ति का अधिकार। उसके बाद इसको कौन सा 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 का, उसके तहत इसको जो है वो हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, और 31 से किसके अंदर, आर्टिकल 301 के अंदर इसको शिफ्ट जो है वो कर दिया गया। उसके बाद अभी मौलिक अधिकार क्या है, एक आपका विधिक अधिकार है, एक आपका कानूनी अधिकार है, ना कि एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछेगा संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, तो ये 300A में शिफ्ट कर दिया। अब 300A का मतलब देखो पहले भाग 3 में था, अब भाग कौन सा हो जाएगा, भाग हो जाएगा 12, तो भाग 12 के अंदर है, और चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर 4 के अंदर ये आपका दिया गया है। तो कौन सा हुआ, देखो भाग 12 और चैप्टर 4 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के आई.आर. कोहलो जजमेंट वैसे तमिलनाडु जो था 2007 का, संविधान के आधारभूत ढांचे से ये संबंधित है। साइंस का जो क्वेश्चन दिया गया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो सबसे पहली बात ये लाइजोसोम के निर्माण के लिए, लाइजोसोम के निर्माण के लिए आपका गोल्जी बॉडी निर्माण करता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री आपका राइबोसोम को आपका बोला जाता है, इसका मतलब इसका आपका प्रोटीन से। लाइजोसोम दोबारा यहां पर देखा, इसको हम वैसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, यानी कि आत्मघाती थैली हम बोलते हैं लाइजोसोम को, तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका आपका कौन सा, डाइजेशन करता है, ये ऑप्शन नंबर ए, और ये इसके साथ हो ही गया। नेक्स्ट दिया गया कि किसमें जेनेटिक रोग समाविष्ट है। जेनेटिक रोग का मतलब वो रोग जो एक माता पिता से बच्चों की तरफ ट्रांसफर होते हैं, यानी जीन के थ्रू आपके जो वो ट्रांसफर होते हैं, तो वो आपके जेनेटिक रोग कहलाते हैं। अब इनके अंदर कौन सा है, सबसे पहले देखो हमें वो छांटनी है कि जो हमें पता है कि जेनेटिक रोग नहीं है। क्या एड्स एक जेनेटिक रोग है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद एड्स इसके अंदर भी हो गया, ये भी कट गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी जो है ना, ये कोई भी जेनेटिक रोग नहीं है। तीनों में हमने एक एक फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद देखो ये एनीमिया नहीं है, कहीं आप सोचो कि एनीमिया है, ये सिक्कल सेल एनीमिया है, तो सिक्कल सेल एनीमिया एक जेनेटिक रोग होता है। हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक रोग होता है। डाउन सिंड्रोम भी आपका एक जेनेटिक रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। अगर डाउन सिंड्रोम पूछे ना किसकी वजह से होता है, तो ये 21वें गुणसूत्र में आपका डाउन सिंड्रोम होता है, जो एक जेनेटिक रोग है, 21वें गुणसूत्र से संबंधित है डाउन सिंड्रोम।
नेक्स्ट देखो मैच करना है। सबसे पहली बात तोलका पीएम जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो तोलका पीएम एक आपकी तमिल ग्रामर जो है उससे संबंधित है तोलका पीएम। सेकंड का आपका फोर्थ है तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। आर्किमेदु आरिका मेदू जो वो क्या है, एक रोमन फैक्ट्री से संबंधित है। आरिका मेदू रोमन फैक्ट्री से, यानी कि ये पुदुचेरी के अंदर रोमन फैक्ट्री जो लगाई गई थी जिसके अंदर मन के जो है वो बनाए जाते थे, वो आरिका मेदू हो जाएगा रोमन फैक्ट्री इसके साथ। उसके बाद माँ और वैली यानी कि ये किस तरह से संबंधित है, ये भूमि लैंड मेजरमेंट से संबंधित है, भूमि मापन, जिसके अंदर अगर आपसे ये पूछे माँ जो है वो किसको, स्मॉल लैंड को आपका छोटे भूमि भाग को माँ बोला जाता है, और वैली जो है वो किसको, जो लार्जर पार्ट जो होता था उसको आपका क्या, वैली बोला जाता था। ये कब की बात है, संगम काल के अंदर बोला जाता था। माँ और वैली एक तरह के भूमि मापन की इकाई जो है वो हुआ करती थी। भारत में पाए जाने वाले आमों की किस्मों पर विचार कीजिए, कौन सा किसके साथ है। सबसे पहली बात केसर, केसर का उत्पादन जो होता है ना, केसर एक आम की बात की जा रही है इसके अंदर, तो केसर आम की एक प्रजाति है, वो आपकी जूनागढ़ के अंदर होती है, गुजरात के जूनागढ़ के अंदर, ये ठीक है। अल्फोंसो जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये भी ठीक है। तोतापुरी कहां पे होता है, तो ये साउथ इंडिया के अंदर होता है तोतापुरी, ठीक है। तो आपका कौन सा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तीसरा और चौथा दो इसके अंदर ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर। वहीं पे आपसे लंगड़ा पूछ ले तो वाराणसी का होता है। दशहरी नॉर्थ इंडिया का जो वो दशहरी आम होता है। राजेंद्र फर्स्ट चोल ने मलिगाई कोल एक प्रमाणिक मापन इकाई प्रारंभ की थी। सेकंड, राजेंद्र चोल के दो पुत्र अरुमोली वर्मन ने वृद्धेश्वर मंदिर, देखो वृद्धेश्वर मंदिर जो है ना कहां पर है, पहली बात तंजावुर के अंदर है, और तंजावुर के अंदर इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था जो आपका राजराजा चोल फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। राजराजा चोल फर्स्ट के, राजेंद्र चोल ने नहीं बनाया था, तो राजराजा चोल फर्स्ट के द्वारा बनाया था। सेकंड इसका जो है वो आपका गलत हो जाएगा, तो इसका कौन सा बनेगा आपका, ओनली पहला गलत दूसरा सही, कौन सा बनेगा, पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा गलत है क्योंकि इसने नहीं बनवाया था। और दूसरी बात है ये वृद्धेश्वर का मंदिर है ना, इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर भी इसको शामिल किया गया। आगे मुगल कालीन भाग में उच्चतम से न्यूनतम, मुगल काल के अंदर जो उच्चतम से न्यूनतम जो पद दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग आपका सूबेदार, फौजदार, अमीन और मुकादम होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मैच करना आपको टिप्पू शाह। टिप्पू शाह का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये पागलपंथी से। उसके बाद दद्दू मियाँ का संबंध हो जाएगा फराइजी आंदोलन से। चेत सिंह का संबंध हो जाएगा बनारसी रिवेलियन से संबंध हो जाएगा। अंगदेश वर्तमान में भागलपुर की आर्ट फॉर्म मंजूषा कला है, तो ये ठीक है। इस कला में आपके गुलाबी और हरा पीला दोनों के दोनों इसके अंदर ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में दिया गया, सबसे पहली बात देखो कोहबार पेंटिंग। कोहबार पेंटिंग आपका किससे, ये मधुबनी से संबंधित हो जाएगा। और दूसरा झारखंड की जो आपकी झारखंड की कोहबार पेंटिंग जो है उसको आपका जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थिया माटिया जो यहाँ पर दे रखा है ये कहाँ की, उड़ीसा की हो जाएगी। और ये किससे संबंधित है, तो ये पाटा चित्रा से संबंधित है, ये उड़ीसा की हो जाएगी, ठीक है। बाकी और कौन सा, किला कोट जो यहाँ पर दे रखा है तो वो आपकी सांची से संबंध, और आपकी और कौन सी बची, मोराकुटी, तो ये आपका पिछवाई से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक से अधिक बार सेवा देने वाले, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो सबसे पहली बात 1885 के अंदर इसकी जो है वो स्थापना होती है, दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। और उसके बाद देखो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पहली बार डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। दूसरे नंबर पे दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे नंबर पे आपके जो मुस्लिम बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे नंबर पे जॉर्ज यूल बने थे। पांचवें नंबर पे आपके सर विलियम वेडरबर्न जो है वो बने थे। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, जो रहीमतुल्ला एम सयानी जो है ये सिर्फ एक बार इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, बाकी सभी ने एक से ज्यादा बार की थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर है। अब रहीमतुल्ला ने एक बार की थी तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कब की थी, 1896 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का, उसके अंदर अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला एम सयानी ने 1896। याद होगा आपको 1896 के अंदर क्या था, पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार कब गाया था, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। और जनगण मन कब गाया था, जनगण मन कब गाया था, ये आपका 1911 के अधिवेशन के अंदर पहली बार इसको गाया गया था। महाराजा रणजीत सिंह करोड़ सिंधिया माई मिसल से आए थे, इसका देख लेना जो राइट आंसर बनेगा, केवल इसका दूसरा सही है, पहला इसके अंदर गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की स्त्री अद्यार संत निम्न में से कौन सी थी। देखो दक्षिण भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन था अद्यार संत आपकी कौन कौन सी, अगर हम देखें दक्षिण भारत के आपके नाम किस तरह से होते हैं, इसी तरह के होते हैं, वेणुगोपाल अय्यर इस तरह के नाम होते हैं। तो देखो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अगर देखें देवी देवी ये तो अपने साइड के नाम होते हैं ना इस तरह के, तो आप वैसे अंदाजा लगा के इसका कर सकते हो, ऑप्शन नंबर
ACE, ठीक है, सी बना। 19वीं शताब्दी में भारत में कपास की खेती के विषय में आपको बताना कौन सा सही है। डायरेक्ट उत्तर देख लो, इसका A, B, C 3 सही है, बाकी दोनों इसके अंदर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आपको शिलालेख पे बताने, सबसे पहली बात देखो ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख हमने पढ़ा था किसके बारे में, जब हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय जो है, पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने जो युद्ध लड़ा था किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन इसके अंदर हार जाता है, इसका वर्णन दिया गया ऐहोल अभिलेख में, और ये किससे संबंधित हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय से। इलाहाबाद पिल्लर शिलालेख, इलाहाबाद पिल्लर शिलालेख या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख हम पढ़ते हैं, और जो स्टैटिक जीके की क्लास चली उसके अंदर हमने कई बार पढ़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। पहली बात, इलाहाबाद पिल्लर शिलालेख किसके टाइम का है, समुद्रगुप्त के टाइम का है। किसने बनाया इसको, हरिशेन ने बनाया। हरिशेन कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किस भाषा के अंदर बनाया, संस्कृत भाषा के अंदर इसको लिखा था। उसके बाद सांची कोपर प्लेट शिलालेख, तो इसका आपका कौन सा बनेगा, तो इसका आपका सांची का बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ, और जो कोपर प्लेट ये मिहिर बोध से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दहसाला प्रणाली, HSSC के एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। दहसाला प्रणाली किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा जो की गई। टोडरमल कौन था, वित्त मंत्री था किसका, अकबर का, ठीक है। उसके बाद गज हमने पढ़ा था, गज किसको बोलते हैं, सिकंदर लोदी के द्वारा जो एक मापन की प्रणाली चलाई गई थी जिसको सिकंदरी गज बोला जाता है, या गज जिसको हम बोलते हैं, तो गज सिकंदर से संबंध, और सिकंदर ने किसकी 1504 के अंदर आगरा की भी स्थापना की थी। वहीं पे आपसे ये पूछ ले बीगाए दफ्तरी, तो बीगाए दफ्तरी जो है वो आपका किससे संबंध हो जाएगा, तो ये आपका शाहजहां से संबंध हो जाएगा बीगाए दफ्तरी, और बिस्वा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से। भारतमाला परियोजना एक सड़क की आपकी एक योजना है, सड़क को आपस में जोड़ने की परियोजना। इसके अंदर आपका पहला गलत हो जाएगा और बाकी तीनों इसके अंदर ठीक हो जाएंगे, देख लेना। 82 के अंदर कौन सा बनेगा, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट बांध के मैच करना है आपको। सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका किसके ऊपर है, आपको पता है नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध, और इसी के किनारे आपकी कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपकी कहां पर है, सरदार सरोवर बांध के पास, नर्मदा नदी गुजरात के अंदर आपकी स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, और इनकी 31 अक्टूबर को हम कौन सा यूनिटी डे हम मनाते हैं। वहीं पे हीराकुंड किस पर है, महानदी के ऊपर है। गांधी सागर आपका चंबल पर हो जाएगा, और मैत्तूर आपका कावेरी पर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में कौन सा सही है, चारों सही है, चारों पढ़ लेना। इनको मैच करना है कौन सा किसके साथ। देखो असम जो है उसको क्या बोलते हैं, तो असम आपका बोला जाता है लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि, इसको बोला जाता है। मेघालय आप सभी को पता है मेघ का आना, मेघालय बादलों का घर मेघालय। उत्तराखंड को किसकी देवभूमि के नाम से जानते हैं, और केरल को क्या बोलते हैं, गोड्स ऑफ कंट्री, गोड्स ओवन कंट्री, कंट्री बोलते हैं, ठीक है, किसको, केरल को। वायुमंडल के बारे में यहां पर दिया गया, इनको बताना। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह को क्या बोलते हैं, 86 का राइट आंसर, दोनों के दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। भारतीय प्लेट के संचलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका कौन सा, तो इसका सेकंड गलत हो जाएगा, बाकी तीनों इसके अंदर ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब 1, 3 और 4 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हाँ ये मैच करना है। देखो सबसे पहली बात, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब कि जो रिटायरमेंट के बाद भी जो काम करते हैं उन्हीं को तो लाइफ टाइम मिलेगा। इसका मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, देखो निवृत्ति के बाद, यानी कि क्या है, उन खिलाड़ियों सम्मान को दिया जाता है स्पोर्ट्स में योगदान जो सक्रिय खेल कूद कैरियर से निवृत्ति के बाद भी स्पोर्ट्स में प्रमोशन में योगदान में जारी रखता है। पहले का फोर्थ किसके अंदर है, एक ही के अंदर है। उसके बाद ध्यानचंद की बात करें तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर आपका खेल दिवस मनाया जाता है। कब, 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद। अभी हाल ही में भारत के खेल मंत्री कौन है, कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो द्रोणाचार्य आपको पता है गुरु को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, इसका मतलब, और उन अग्रणी कोच को सम्मान जिन्होंने खिलाड़ियों को ये दिया जाता है, ठीक। इसमें तो खिलाड़ियों और कोच दोनों को है ना, ये तो सिर्फ कोच को दिया जाता है, तो इसका मतलब इसके साथ। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी एक इंटर यूनिवर्सिटी गेम के तहत हो जाएगी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये इसके साथ मैच कर जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखो 1970 में हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण संपादित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना था। बात किस टाइम की थी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, तो चौधरी बंसीलाल के समय में हरियाणा देश का पहला राज्य बना था जिसने 100% ग्रामीण गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का जो है वो काम किया था, पहला, ठीक। सेंधा नमक संपूर्ण, ये गलत हो जाएगा।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लक्ष्य किसानों का ध्यान ज्यादा जल खपत वाली फसल जैसे धान से कम फसल वालों की तरफ परिवर्तित करना है। तो बिल्कुल ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत का काम यह है कि जमीन के नीचे जो पानी का लेवल है जो कम होता जा रहा है उसको बचाने के लिए जो ज्यादा खपत करती है पानी, जैसे धान की फसल ज्यादा पानी यूज करती है, उनको खत्म करके उनको बंद करके उसकी जगह पे अगर दूसरी फसल लगाते हैं उसके अंदर 7,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार जो है हरियाणा सरकार पैसे देती है। मारा गांव जगमग गांव योजना 5,000 से अधिक गांव में 24 घंटे आपूर्ति की गई। तो तीनों ठीक है आपके, पहला तीसरा और चौथा कौन से में बनेगा? ऑप्शन नंबर सी में सेंधा नमक वाला गलत। मई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसका देखो 90 का राइट आंसर बनेगा, पहला ठीक है दूसरा ठीक है। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं। अब रेपो रेट क्या होते हैं देखो, एक रेपो रेट, एक आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रिवर्स रेपो रेट तो वो होते हैं जब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक जो है वो किसको, कमर्शियल बैंक को आपका लोन देती है जिस ब्याज दर पर, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट किसको बोला जाता है, जब आपके कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को लोन देते हैं उसको आपको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये बनी रेपो रिवर्स रेपो। अभी हाल ही में रेपो रेट कितनी है, 4.90% आपकी जो वो रेपो रेट हो जाएगी। आगे हरियाणा में 2022-23 से संबंधित विचार करना है। तो 2022-23 का जो बजट आपका जो पेश किया गया था उसके बारे में दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा केवल दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये बाकी दो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। बजट की बात करें तो बजट, हरियाणा का बजट किसके द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्री हरियाणा के कौन है भी, जो सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है, सेम उन्हीं के पास आपका जो मुख्यमंत्री उन्हीं के पास आपका वित्त मंत्रालय जो उन्हीं के पास रहेगा, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो आपकी जन आरोग्य योजना जो है ना, इसकी शुरुआत कब होती है? 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर को हरियाणा में कौन सा दिन मनाते हैं, याद करो कौन सा दिन मनाते हैं, बताना कमेंट करो। देखो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके तहत आपके कितना 5 लाख का बीमा यहाँ पर कवर किया जाता है और ये पूरे देश के अंदर पोर्टेबल है। तो कौन सा, ये दो गलत हो गए, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा इसके अंदर जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बाकी 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं राव तुलाराम की याद में। देखो निम्न में से नदियां सही सुमेलित है, कौन सी सही सुमेलित है ये बताने। सबसे पहली बात, कृष्णा नदी जो उसकी सहायक नदी, तुंगभद्रा भी है, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है। यमुना की केन, बेतवा, चंबल तीनों यमुना की सहायक नदी। गंगा की गोमती, कोसी, गंडक ये आपकी हो जाएगी, यमुना भी गंगा की सहायक नदी। कावेरी की काबिनी है, हेमावती है। भीमा जो है ना ये किसकी सहायक नदी है? तो भीमा आपको ध्यान रखना ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो मतलब चौथा गलत है, ABC तीनों ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा। दी गई नदियों की लंबाई में उनको बताने सबसे लंबी से छोटी के बारे में कौन सा सही है। देखो लंबाई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आपको पता है सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी गंगा नदी हो जाएगी। यहां पर करते हैं, देखो सबसे लंबी नदी जो है ना वो आपकी कौन सी, गंगा नदी सबसे लंबी हो जाएगी। कितनी लंबाई? लगभग 25-25 किलोमीटर के साथ गंगा नदी सबसे लंबी नदी। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग तो गोदावरी सबसे लंबी हो जाएगी। इसमें देखो गोदावरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है। और गोदावरी के बाद अगर हम देखेंगे, गोदावरी के बाद दूसरे नंबर पर आपकी आती है कृष्णा, कृष्णा के बाद आपकी आती है यमुना, यमुना के बाद आपकी नर्मदा, ठीक है। अगर हम यहां पर ही देखें तो गोदावरी के बाद आपकी कौन सी, कृष्णा हो जाएगी। कृष्णा के बाद आपकी कौन सी हो जाएगी? तो कृष्णा के बाद आपकी यमुना, यमुना के बाद आपकी कौन सी, नर्मदा, और नर्मदा के बाद आपकी महानदी, फिर आपकी ताप्ती आती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ये ध्यान रखना है। गोदावरी को कौन सी, ओल्ड गंगा, वृद्ध गंगा बोलते हैं गोदावरी को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942 को जो ग्वालियर टैंक मैदान से जो शुरुआत की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 के अंदर, इसके बारे में कौन सा सही है ये पूछा गया। तो इसका आपका कौन सा बनेगा? पहला इसके अंदर, ठीक है। उषा मेहता गुप्त रेडियो प्रसारण से, और मातंगिनी हाजरा ये पुलिस स्टेशन पर हमला जो है किया गया था। नेक्स्ट, शाहजहां के टाइम के बारे में बताना क्या है। शाहजहां की बात करें तो मुगल काल के अंदर 1627 से 1657 तक शासन किया था। शाहजहां ने किसका बेटा था? जहांगीर का बेटा था। और इस टाइम को क्या बोलते हैं? यानी कि शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, आपको पता है, इसलिए शाहजहां के टाइम को स्थापत्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। स्थापत्य का स्वर्ण काल किसको? शाहजहां के टाइम को बोलते हैं। मोती मस्जिद इसने बनवाई थी, कहां पर बनवाई थी मोती मस्जिद? आगरा के अंदर। कैलीग्राफी आप बता सकते हो, बिल्कुल किससे संबंधित है? ताजमहल से संबंधित है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? लाहौर के अंदर है। और सम्राट बनने के बाद इसने सबसे पहले मयूर सिंहासन बनाया था, याद होगा ना, मयूर सिंहासन 1739 करनाल का युद्ध, नादिर शाह वाला जो है वो,
ठीक है, तो इसका आपका मैच कर लेना कौन सा किसके साथ है। हाँ, एक चीज और देख लेना, चलो यहीं पे कर लेते हैं हम। मकबरे, मकबरे देखो किसका मकबरा कहां पर है। सबसे पहली बात आपको पता है BHAJSA, यानी कि सबसे पहले बाबर जो आया था, बाबर को सबसे पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी मर्जी के अनुसार इसका मकबरा काबुल के अंदर बना दिया गया। हुमायूं को कहां पे, दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा है। अकबर का कहां पे, सिकंदराबाद के अंदर। और जहांगीर का कहां पे, जहांगीर का लाहौर के अंदर। और शाहजहां का कहां पे, शाहजहां के आगरा के। औरंगजेब का कहां है, कमेंट करना, औरंगजेब का मकबरा कहां पे होगा, कमेंट करना। नेक्स्ट देखो, आपको मैच करना है सूफी संत के अकॉर्डिंग। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में हमने सुना भी है बहुत बार, काफी फेमस, अजमेर के अंदर जो है वो हो जाएगी। और बहाउद्दीन जकरिया, बहाउद्दीन जकरिया ये किसके साथ है, सूरावर्दी सिलसिला के संस्थापक है। नसीरुद्दीन चिराग किससे संबंधित हो जाएगा, दिल्ली। और ये आपका गुलबर्गा से संबंध। प्राचीन हड़प्पा काल में मिट्टी की ईंटों की संरचना और योजनाबद्ध अधिवास का परिमाण मिलता है। ये सारी लाइन जितनी दे रखी है ना, किससे संबंधित है, हरियाणा के राखी गढ़ी से संबंध है। इसको पढ़ लेना। एशिया का सबसे बड़ा टीला राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर आपका पड़ता है। और ये सारी लाइनें इसके बारे में, इसको आराम से पढ़ लेना, हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ ले। राजा हर्षवर्धन के बारे में, राजा हर्षवर्धन का आप सभी को पता है 590 ईस्वी में जन्म हुआ था, उसके बाद 606 ईस्वी में ये राजा बना था, मात्र 16 वर्ष की उम्र में। और किस राजवंश से संबंध था, ये वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंध था। राजा हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से ही हार गया था, हमने अभी पढ़ा था, एहोला विलेख के अंदर वर्णन किया गया। पुलकेशिन द्वितीय से हारा था, जो कि नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। बाणभट्ट मयूर मातंग दिवाकर दरबार कवि थे, ठीक है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, और ये नागानंद नाटक था, ठीक है, नागानंद था। तो बाकी अगर हम देखें तो ज्यादा गलत आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 100 क्वेश्चन, निम्न मंदिर निर्माणों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो, तो इसके अंदर कौन सा बनेगा, तो 100 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देख लेना कौन सा पहले बना था, कौन सा बाद के अंदर बना था। विदेश्वर मंदिर हमने अभी पढ़ा, तंजावुर के अंदर है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी आपका ये शामिल रहेगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपकी हम्पी जो है वो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जीएस का पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। सीसेट का पेपर आपको जल्दी इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाया जाएगा। और यहां से आपको ये देखोगे कि जो हम जीएस की जो क्लास कर रहे हैं, जीएस की जो क्लास करें जिसके अंदर से आपके बहुत सारे जीके के क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। और इसके साथ ही जो भी हम पेपर कर रहे हैं, अभी हमने यूपीपीसीएस का जो पेपर किया था उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे लोक लेखा समिति का जो क्वेश्चन आया था। मतलब कि जितने भी पेपर आते हैं ना उनको अच्छे से कवर करना हमारा काम है, और अच्छे से कवर करना आपका भी काम है, क्योंकि पेपर के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपने कवर कर लिए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या जाकर आप अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।